विकी भरत अंकल के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया और फिर उनके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, और भाई साहब के जाने के बाद भी हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। नई सीईओ से कहकर कम से कम तुम्हें ऑफिस का गेटकीपर जरूर बनवा देंगे। भरत अंकल बड़ी बड़ी आंखों से विकी को चुपचाप देखे जा रहे थे। उन्हें विकी को देने के लिए कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था, जबकि विकी उन्हें कुछ इस अंदाज में घूर रहा था जैसे मानो आरव के सीईओ से हटने की सबसे ज्यादा खुशी उससे ही हो रही हो। भरत अंकल का मन तो सिर्फ आरव पर लगा हुआ था। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन आरव का कुछ पता नहीं था। सुबह से अब तक भरत अंकल उसके पास न जाने कितनी दफा कॉल कर चुके थे, लेकिन आरव का फोन स्विच ऑफ था। अब तक कंपनी के सारे बोर्ड मेंबर्स आ चुके थे और मीटिंग का प्रोसेस शुरू होने लगा था। वोटिंग रूम में मिस्टर दीक्षित, खन्ना साहब, सूरज बघेल, मोनिका और भरत अंकल समेत कंपनी के लगभग सभी बड़े ऑफिशियल्स बैठे हुए थे। इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा घबराए हुए भरत अंकल दिख रहे थे और उनके ठीक सामने बैठे दीक्षित जी के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ जाहिर हो रही थी। अभी भी भरत अंकल बार बार आरव का फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका था। थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो गई। एक एक करके सारे बोर्ड मेंबर्स ने वोट डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे एक एक लोग वोट डालते जा रहे थे, भरत अंकल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सबसे आखिर में दीक्षित जी वोट डालने के लिए आगे बढ़े। अभी वो वोट वैलेट के पास ही पहुंचे थे कि उनका फोन बज उठा। दीक्षित जी ने जैसे ही फोन उठाया, फोन के दूसरी तरफ से उनकी बेटी की आवाज उनके कानों में सुनाई पड़ी, पापा। दीक्षित जी की आंखों में आंसू भर उठे। खुशी के मारे उनका शरीर और हाथ कांपने लगा। किसी तरह से उन्होंने एक किनारे जाकर खुद को संभालते हुए अपनी बेटी से सवाल किया, तुम ठीक तो हो बेटा? बिल्कुल ठीक है दीक्षित जी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फोन के दूसरी तरफ से आरव बोल उठा, मैं इसको लेकर ऑफिस ही आ रहा हूँ। दीक्षित ने बेहद खुश होते हुए अपना सिर हिलाया और फिर फोन रख दिया। वहां मौजूद सब लोग दीक्षित जी की तरह बेहद असमंजस भरी नजरों से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब दीक्षित जी ने भी जाकर अपना वोट डाल दिया। थोड़ी ही देर बाद इस मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुला और 3-4 पुलिस वाले भीतर दाखिल हो गए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक पुलिस वाले ने सूरज बघेल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, चलो बेटा, अब तुम्हारे जेल की रोटी खाने का समय आ गया है। क्या मतलब? हाथ कैसे लगाया? छोड़ो मुझे। सूरज ने बेहद घबराते हुए कहा, ओए, ज्यादा होशियारी नहीं, तुम्हारे गुंडे पहले ही अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने सब कुछ बता दिया है। अब चुपचाप हमारे साथ चल लो, वरना यही तुम्हारा भूत बनाना शुरू कर देंगे। दूसरे पुलिस वाले ने सूरज को धमकाते हुए कहा। सब अवाक होकर सूरज की ओर देख रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में खन्ना साहब ने पूछा, लेकिन इसकी गलती क्या है इंस्पेक्टर साहब? गलती मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर के जवाब देने से पहले ही आरव की आवाज वहां गूंज उठी। उसके साथ दीक्षित जी की बेटी भी थी। आरव के सिर पर सफेद रंग की पट्टी भी लगी हुई थी। दीक्षित जी की बेटी दौड़कर अपने पापा के गले से चिपक गई। इसने दीक्षित जी की बेटी को किडनैप करवाकर उन्हें धमकाने का काम किया है। ये मुझे सीईओ की कुर्सी से हटाने के लिए ये सब कर रहा था। आरव ने सूरज को घूरते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। इस वक्त सूरज आरव को बेहद गुस्से से घूर रहा था, जबकि इस वक्त मोनिका के भी चेहरे का रंग उतरा हुआ था। आरव के इतना कहते ही पुलिस वाले सूरज को अपने साथ लेकर चले गए। अब जाकर भरत अंकल के चेहरे पर राहत की लकीर दिखाई पड़ी। थैंक यू आरव जी, आपकी वजह से मेरी बेटी की जान बची। दीक्षित जी अब आरव के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। अरे नहीं दीक्षित जी, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आपकी बेटी बहुत बहादुर है। इसने तो मेरी जान बचाई है। मैं तो बेहोश हो गया था। फिर इसने पहले डंडे से मारकर उस किडनैपर को घायल किया और फिर मेरे फोन से पुलिस को कॉल करके भी बुलाया। आरव ने मुस्कुराते हुए दीक्षित जी की बेटी के सिर पर हाथ फेर दिया। आरव पिछली रात से ही काफी भाग रहा था, तो अब बहुत थक चुका था
ऑफिस की वोटिंग खत्म हो चुकी थी और दीक्षित जी ने आरव के पक्ष में ही वोटिंग की थी। ऐसे में अब उसके सीईओ की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं था। अभी आरव घर के लिए निकला ही था कि उसकी जेब में पड़ा फोन वाइब्रेट होने लगा। जब उसने फोन निकालकर चेक किया तो पता चला कि ये कॉल जयपुर से रतन सिंह की थी। आरव ने कॉल रिसीव किया और बोला, जी रतन सिंह जी, बोलिए। बड़े भाई साहब, वो जो आपने ट्रक ड्राइवर के सुसाइड के बारे में पता लगाने के लिए कहा था ना? हाँ, क्या हुआ? भाई साहब, पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें यही लिखा है कि उसने सुसाइड किया था। फिर भी हमने ये पता लगवा लिया था कि उसे किस इंस्पेक्टर ने जहर दिया था। फिर उस इंस्पेक्टर से कुछ पता चला? आरव ने उत्सुकता से पूछा। नहीं भाई साहब, वो इंस्पेक्टर तो अगवा गिरोह से लड़ते समय शहीद हो गया और पुलिस की रिपोर्ट के बारे में तो आपको बता ही दिया हमने। ऐसे में अब आगे कुछ भी पता लगा पाना नामुमकिन है। रतन सिंह ने संदेह जाहिर करते हुए कहा। ठीक है। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर कॉल कट करके फोन वापस जेब में रख दिया। फोन रखने के बाद अभी वो आगे बढ़ा ही था कि फिर से उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। आरव झल्ला उठा। अब किसका कॉल है? उसने फिर से फोन चेक किया तो पता चला कि उसे रागिनी कॉल कर रही थी। रागिनी का नंबर स्क्रीन पर देखते ही न जाने क्यों आरव का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। हाँ रागिनी, बोलो। आप कहाँ हैं? कितनी बार आपको कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और रात से ही आप गायब हैं। यहाँ सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। रागिनी ने एक सांस में ही आरव से इतनी सारी बातें कह डाली। आरव ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, अच्छा, कौन कौन परेशान हो रहा है मेरे लिए? रागिनी के पास अब कोई जवाब नहीं रह गया था क्योंकि पिछली रात से वो बिना किसी के कहे अकेले ही लगातार आरव को कॉल करने में लगी थी। कब तक वापस आएंगे? रागिनी ने सकुचाते हुए सवाल किया। वो अब अपनी तरफ से बात बदलने की कोशिश करने लग गई। बहुत जल्दी। तुम मेरा वेट मत करना, सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। आरव ने जवाब दिया और फिर कॉल कट करके फोन वापस जेब में रख लिया। आरव अभी घर के भीतर घुसा ही था कि उसके सामने रागिनी आकर खड़ी हो गई। आरव के सर पर पट्टी लगी देखकर वो घबराकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। ये चोट कैसी लगी आपको? कुछ नहीं, बस यूं ही चोट लग गई थी। आरव ने सीरियस होकर जवाब दिया और फिर वो अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। रागिनी भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। रूम में पहुंचने के बाद आरव चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया और फिर माथे पर लगी पट्टी को खोलने की कोशिश करने लगा। पट्टी खुलते ही उसे दर्द का एहसास होने लगा। रुकिए, मैं करती हूँ। रागिनी सकुचाते हुए आगे बढ़ी और फिर बेहद हल्के हाथों से आरव के सिर की पट्टी खोलने लगी। आरव भी उसे ऐसा करने से मना नहीं कर सका। वो चुपचाप अपना सिर नीचे करके बैठ गया। चोट कैसे लगी? रागिनी ने फिर से उससे सवाल किया। वो एक आदमी ने रॉड से मार दिया। रागिनी ने पट्टी को छोड़कर एक नजर आरव को घूर कर देखा और फिर वापस पट्टी खोलने लगी। इस दौरान रागिनी आरव के इतने करीब आ गई थी कि आरव की धड़कन काफी तेज हो उठी। रागिनी आरव के इतने करीब आ चुकी थी कि उसकी सांसों की गर्माहट भी आरव महसूस कर रहा था। रागिनी के बदन की भीनी खुशबू उसे मदहोश किए जा रही थी। हल्की सी चोट है, रुकिए मैं दवा लगाकर दूसरी पट्टी बांध देती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। रागिनी ने आरव के सिर में लगी चोट पर नजरें गड़ाते हुए कहा, जबकि आरव अपना सिर नीचे करके बैठा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। रागिनी आरव को अकेला छोड़कर उसके लिए दवा और पट्टी लेने के लिए चली गई। आरव बड़े ध्यान से रागिनी को यहाँ से जाते हुए देखता रहा और फिर जैसे ही रागिनी अपने हाथों में दवा लेकर उसकी तरफ आने के लिए मुड़ी, आरव फिर से अपना सिर नीचे करके बैठ गया। आरव सोचने लगा, क्या वाकई में ऐसी लड़कियां होती भी हैं? मैंने तो न जाने कितनी लड़कियों से संबंध बनाए, लेकिन आज तक मुझे रागिनी जैसी लड़की नहीं मिली। जब ये इस झूठे रिश्ते को इतनी सच्चाई से निभा रही है, तो अगर ये वाकई में मेरी बीवी होती तो मेरे लिए न जाने क्या कर जाती। आज तक किसी भी लड़की के लिए मेरे मन में ऐसी फीलिंग नहीं आई थी, तो फिर इसके लिए क्यों
रागिनी की निश्चलता ही आरव को अब उसके प्रति बदलने का काम कर रही थी। अगले दिन सुबह जब आरव ऑफिस के लिए निकल गया, तब वसुंधरा और योगिता निश्चिंत होकर अपने रूम में बैठे हुए थे और वो दोनों आपस में बात किए जा रहे थे। आंटी, हमने इतना बड़ा रिस्क ले तो लिया है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? योगिता ने वसुंधरा की ओर चिंतित नजरों से देखते हुए सवाल किया। फिर वसुंधरा ने भी उसे घूरते हुए सवाल कर दिया, क्या गड़बड़ होगी? मेरा मतलब ये कि अगर आरव को ये पता चल गया कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसी और का है तो? चुप हो जाओ। वसुंधरा ने योगिता को आंख दिखाते हुए कहा, अगर तुम किसी से नहीं कहोगी तो फिर किसी को नहीं पता चलने वाला। और वैसे भी हमें बस कुछ ही दिन संभल के रहना है। तुमने सुना ना आज रागिनी ने क्या कहा? वो खुद बहुत जल्द घर छोड़कर जाने वाली है। एक बार वो यहाँ से चली जाए और तुम्हारी आरव से शादी हो जाए, फिर तो चाहे आरव को सब कुछ पता ही चल जाए, क्या फर्क पड़ता है? अभी वसुंधरा अपनी बात खत्म कर पाती, उससे पहले ही कुछ गिरने की आवाज सुनाई पड़ी। वसुंधरा और योगिता ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ अनन्या अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। नीचे फर्श पर पानी की बोतल लुढ़क रही थी और वहाँ पर पानी बिखर चुका था। अनन्या बेहद हैरत भरी नजरों से उन दोनों को घूरे जा रही थी। इधर आज आरव को ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही घर से निकल गया। ऐसे में लंच रेडी करने के लिए रागिनी इस वक्त किचन में पहुंच गई थी। अरे मैडम, आप यहाँ, क्या चाहिए आपको? रागिनी को किचन में देखकर वहाँ काम कर रहे दोनों सर्वेंट्स चौंक उठे। क्यों? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैं किचन में नहीं आ सकती? रागिनी ने मुस्कुराते हुए उनसे सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, आपको कुछ चाहिए था तो आप बोल देती, हम आपके लिए ले आते। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल मैं किसी काम से आई हूँ, तो पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए। रागिनी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, जी मेरा नाम नरेंद्र है और ये चंपा मेरी पत्नी है। ओह, तो आप दोनों पति पत्नी हैं। तो मैं आपको नरेंद्र भैया और आपको चंपा भाभी कहूंगी, ठीक है? रागिनी ने उन दोनों को बेहद खुश होकर देखते हुए कहा। कहीं न कहीं रागिनी इन लोगों से खुद को रिलेट करने लगी थी। आज से मैं आरव जी के लिए लंच बनाना चाहती हूँ, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे ना? जी बिल्कुल, लेकिन वो आरव सर के लिए रोज शंकर लंच ले जाता है। शंकर सर का ड्राइवर है ना? नरेंद्र ने थोड़े असमंजस भरी नजरों से रागिनी की ओर देखते हुए कहा। और लंच बनाता कौन है उनका? रागिनी ने सवाल उठाया। जी वो तो हम दोनों ही मिलकर बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आज से मैं खुद उनके लिए लंच बनाऊंगी और लेकर भी मैं ही जाऊंगी। नरेंद्र और चंपा की मदद से रागिनी ने आज आरव की पसंद का लंच रेडी किया और फिर रागिनी अकेले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए मेवाड़ इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंच गई। रागिनी अभी रिसेप्शन एरिया से होकर आरव के ऑफिस की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी मोनिका ने अपने कैबिन के भीतर से ही रागिनी को अंदर आते देख लिया। रागिनी को यहाँ देखकर मोनिका शॉक्ड रह गई। वो तुरंत अपने कैबिन से निकलकर रागिनी के सामने आकर खड़ी हो गई। रागिनी भी मोनिका को बेहद हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मोनिका यहाँ क्या कर रही है। अरे अरे, कहाँ घुसी चली आ रही हो यहाँ? सिक्योरिटी! मोनिका रागिनी को तिरछी नजरों से घूरते हुए जोर से चिल्ला उठी। उसके सिक्योरिटी के बुलाते ही अगले पल ही वहां पर ऑफिस के सिक्योरिटी के लोग पहुंच गए। रागिनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मोनिका उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो रागिनी को अच्छे से पहचानती थी, लेकिन फिर भी वो अभी ऐसा जाहिर कर रही थी जैसे मानो कि वो रागिनी को जानती ही ना हो। बोलो, कौन हो तुम? न जाने कहां से लोग चले आते हैं। मोनिका ने रागिनी को घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा। रागिनी गुस्से से मोनिका को घूरने लगी। मोनिका गार्ड्स को डांट लगाते हुए बोली, खड़े क्यों हो तुम लोग? बाहर निकालो इसे। लेकिन ये तो रागिनी मैडम है, आरव साहब की वाइफ। उन
उनमें से एक गार्ड धीरे से बोल उठा। इसके बाद तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़कर रागिनी को हाथ लगा सके, बल्कि वो सब तुरंत वहां से चले गए। मोनिका के भी सुर अब तुरंत ही बदल उठे। ओह, तुम रागिनी रागिनी हो ना? मैं अभी पहचानी। मोनिका ने तुरंत ही रागिनी को घूरते हुए बोलना शुरू किया। पहले तो मुझे लगा पता नहीं कौन ऑफिस में घुस आया। अक्सर शोर वगैरह भी ऐसी जगहों पर चले आते हैं ना, इसलिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रागिनी ने गुस्से से मोनिका की तरफ देखते हुए पूछा। मोनिका हंसते हुए बोली, ओहो, तो आरव ने तुम्हें बताया नहीं कि ऑफिस में उसका मेरे बगैर मन नहीं लगता? You know, उसको भी लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए। आखिर उसका भी तो मन करता होगा ना अपने लेवल की लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने का। मोनिका ने रागिनी को नीचा दिखाने की नियत से घूरते हुए कहा। रागिनी भी गुस्से से मोनिका की तरफ देखने लगी और बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन तभी मोनिका उसे रोकते हुए बोली, तो तुम आरव के लिए खाना लेकर आई हो? लाओ मुझे दे दो, मैं उसे अपने हाथों से खिला दूंगी। रागिनी ने मोनिका का हाथ झटकते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रागिनी इतना कहकर वहां से निकल गई और मोनिका उसे गुस्से से जाते हुए देखती रही। थोड़ी आगे बढ़ के रागिनी जैसे ही आरव के ऑफिस का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुई तो वहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे और वो सब पीछे मुड़कर रागिनी की तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे। दरअसल आरव उनके साथ मीटिंग में बिजी था और उसने इस दौरान ऑफिस में किसी को भी आने से मना कर रखा था। एक्सक्यूज मी। आरव ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए अपने सामने बैठे दोनों लोगों से कहा, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से उठकर चले गए। उनके जाते ही आरव ने रागिनी की ओर देखकर थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है अब आपको? रागिनी को लगा कि शायद आरव उससे नॉर्मल होकर बात कर रहा है। खुश होकर उसने आगे बढ़कर आरव की टेबल पर लंच बॉक्स रख दिया और फिर कहने लगी, जी मैं वो आपके लिए खाना। अभी रागिनी अपनी पूरी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही आरव ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे शांत होने का इशारा किया और फिर दूसरे हाथ से टेबल पर रखा हुआ अलार्म बेल बजा दिया। अगले ही पल ऑफिस बॉय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मीटिंग ओवर नहीं हो जाती तब तक किसी को अंदर नहीं आना है। आरव ने अपनी बाहें टेढ़ी करते हुए थोड़े सख्त लहजे में ऑफिस बॉय से सवाल किया। ऑफिस बॉय ने अपना सिर नीचे झुकाकर धीरे से कहा, जी सर वो मैंने मैडम से कहा था, लेकिन। उसकी बात सुनकर रागिनी शॉक्ड रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये ऑफिस बॉय झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन आरव जी, मुझे रागिनी अपनी तरफ से कुछ सफाई देने जा ही रही थी कि आरव ने उसे हाथ दिखाते हुए फिर से चुप रहने का इशारा कर दिया। तुम जाओ बाहर। आरव ने ऑफिस बॉय को बाहर जाने का इशारा किया। रागिनी बेहद कंफ्यूज थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। हमेशा वो अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अंत में उसके साथ गलत ही हो जाता है। रागिनी बहुत ज्यादा डर गई। उसे लगा कि आज फिर आरव गुस्से में उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने वाला है। उसने खुद की तरफ से सफाई देनी शुरू कर दी। जी आरव जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मीटिंग में। रागिनी ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि आरव बोल पड़ा, कोई बात नहीं, तुम लंच में क्या लाई हो? हाँ? रागिनी हैरत भरी निगाहों से अपनी आंखें बड़ी करके आरव की ओर देखने लगी, मानो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। मैंने कहा कि खाने में क्या है? खाना दोगे कि बस बॉक्स देखकर ही पेट भर लो? आरव ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। रागिनी भी अब अपनी ख्याली आश्चर्य की दुनिया से बाहर आई और झट से बोली, ओह हाँ, मैं देती हूँ। रागिनी ने कांपते हाथों से आरव के लिए खाना निकालना शुरू कर दिया, जबकि आरव अपनी चेयर पर झूमता हुआ और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था। रागिनी जानती थी कि आरव उसे ध्यान से देख रहा है, शायद इसलिए खाना परोसते हुए उसके हाथ और ज्यादा कांप रहे थे। वो मैं
आपकी चोट के लिए पट्टी और दवाई भी लेकर आई हूँ, वो आप लगा लीजिए। अचानक से रागिनी आरव की ओर देखते हुए बोली। आरव मुस्कुरा दिया। वो भी रागिनी के नर्वसनेस को समझ चुका था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो खाना छोड़कर पहले पट्टी बदल लेता हूँ, है ना? रागिनी को अपने बुद्धूपन का एहसास हो गया। वो शर्म से लाल हो उठी। नहीं, पहले आप खाना खा लीजिए। अब रागिनी ने चुपचाप अपना सिर नीचे करके आरव की तरफ खाने का प्लेट सरका दिया और आरव भी मुस्कुराते हुए खाने में लग गया। आरव ने अभी खाने का निवाला मुंह में डाला ही था कि अचानक उसे खांसी आनी शुरू हो गई। देखते ही देखते वो जोर जोर से खांसने लगा। आराम से, आराम से। रागिनी झट से पानी का ग्लास लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। उसने आरव के हाथ में पानी का ग्लास पकड़ा दिया। आरव ने एक घूंट पानी पीकर रागिनी के हाथ में ग्लास वापस दे दिया और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर दर्द से कर्राहने लगा। क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? रागिनी ने घबराते हुए कहा। नहीं, सिर में हल्का दर्द हो गया, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आरव ने जवाब दिया और फिर वापस खाने में जुट गया। खाना अच्छा बना है। आरव ने रागिनी की ओर तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रागिनी धीरे से बोली, अभी आपके सर का जख्म ताजा है आरव जी, आप काम थोड़ा कम करिए, आपको अभी अच्छे से आराम करना चाहिए। जी, और कोई हुक्म मैडम जी? आरव मुस्कुराते हुए बोला और रागिनी ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ घर पर अनन्या को अपने सामने देखकर योगिता और वसुंधरा दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो दोनों अपनी आंखें बड़ी करके अनन्या को घूरने लगे। अनन्या को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी अनन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही अचानक से किसी ने उसके सर पर एक फ्लावर पॉट जोर से दे मारा। देखते ही देखते अनन्या के सर से खून बहने लगा और वो व्हील चेयर से लुढ़क कर नीचे जमीन पर गिर गई। उसके सिर पर चोट इतनी जोर से लगी थी कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। अब तो वसुंधरा और योगिता के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर किसने अनन्या के ऊपर हमला किया। वसुंधरा भागते हुए योगिता के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर अनन्या के ठीक पीछे विकी खड़ा था। क्या होगा जब आरव और रागिनी को मिलेगी अनन्या के घायल होने की खबर? और क्या वसुंधरा, विकी और योगिता होंगे अपने मकसद में कामयाब? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।